तो चलिए स्टूडेंट्स एक नोट देखते हैं। द नोट इज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी कैसी है एंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड कैसी हो जाएगी अपने आप एक्सोथर्मिक। क्लियर बात की नहीं है? अगर हमारे पास फॉरवर्ड कैसी है एंडो नेचर की है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो बैकवर्ड कैसी हो जाएगी रिवर्सिबल में एक्सोथर्मिक नेचर की हो जाएगी। क्लियर है बात? द नेक्स्ट पॉइंट इज कभी भी अगर आपको रिएक्शन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि फॉरवर्ड जा रही है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या मान के चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे लिख लीजिएगा व्हेन द डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड इट इज टेकन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मान के ही सॉल्व करें अगर आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो नेचर की है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सो नेचर की हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा अगर हमारे पास मानो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सो नेचर का है तो बैकवर्ड कैसा हो जाएगा एंडो नेचर का हो जाएगा। क्लियर है बात की नहीं? अब देखो स्टूडेंट द नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या? रेट ऑफ द रिएक्शन ROR। अब रेट ऑफ द रिएक्शन स्टूडेंट समझना क्या होता है। रेट इज सिंपली स्पीड। जैसे आप फिजिक्स के अंदर बात करते हो स्पीड की, वो क्या होता है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वैसे ही हम केमिस्ट्री में स्पीड को हटा के रेट लिख देते हैं और रेट की डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस तो हम चल नहीं रहे हैं, तो यहां पर रेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि कितने कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो जो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी? या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज रेट ऑफ द रिएक्शन, या ROR भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर स्पीड को हम रेट से डिफाइन करते हैं और वो क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो याद अगर ये जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट ही करा था तो मैंने आपको एक शुगर इन वाटर का एग्जांपल दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था स्पीड ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ क्या क्रिस्टलाइजेशन, वहां पर बराबर हो गई थी स्पीड। क्लियर बात की नहीं? अब वही चीज को मैं अपडेट कर रहा हूं और स्पीड ना बोल के मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ डाइल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाता है जब एक समय के बाद चीनी घुलना जब बंद हो जाती है, तब रेट ऑफ डाइल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इट इज बेटर ताकि आप हम क्या बोल सकें स्पीड की जगह रेट को बोले। ठीक है, और स्टूडेंट्स रेट को कैसे डिफाइन करते हैं प्लस या माइनस, दोनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अच्छा ये साइन प्लस या माइनस क्यों आ रहे हैं हम ये अगले साल 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर सीखेंगे। अभी बस आप इतना याद रख लीजिए इट इज डिफाइंड, इट इज द रेट का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस या माइनस डेल्टा सी। डेल्टा सी क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी, रहते चेंज इन टाइम। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट कि जो ये रेट होती है ये किसके प्रोपोर्शनल, या रेट ऑफ द रिएक्शन होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन। तो ये पूरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनल बिहेवियर की बात करूं तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है बात की नहीं है? तो दिस इज ऑल अबाउट रेट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल प्रोसेस। कोई केमिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया जा सकता है। अब देखो स्टूडेंट मेरे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, इक्विलिब्रियम है तो ये पक्की बात रिवर्सिबल रिएक्शन ही रही होगी। ये रिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम आता ही नहीं है, तो ये ऐसा हो गया और ये हमने इसको रिवर्सिबिलिटी का साइन बना दिया। क्लियर है बात? अब देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आगे अगर जा रही है तो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड द बैकवर्ड के लिए मैं इसको मेंशन कर रहा हूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बात की नहीं? अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो उसकी स्पीड को हम RF बता रहे हैं, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड बैकवर्ड वाले को हम लिख रहे हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा भाई RF क्या है यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB क्या है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। RF क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और RB क्या है स्टूडेंट्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बात?
अब देखो स्टूडेंट समझना, इनिशियली जब हम रिएक्शन कोई भी स्टार्ट करते हैं, इस रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में आपके पास क्या पड़ा होगा? शुरुआत में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही पड़ा है। अभी जब रिएक्शन चालू भी नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? रिएक्टेंट। फिर रिएक्शन इन दोनों में होती है और फिर हमारे पास सी और डी या प्रोडक्ट हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली वी आर ओनली प्रेजेंट विद द रिएक्टेंट। क्लियर है? या आपके पास देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन तो होगी किसकी? किसी भी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की होगी। तो अगर इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट ही है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि रिएक्शन अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्शन क्या है? शुरुआत में तो सिर्फ आगे ही भगेगी। तो आगे और जैसे जैसे अब है ना हमारे पास रिएक्शन आगे चलती गई और टाइम निकला तो हमारे पास प्रोडक्ट भी बनते जा रहा है, तो प्रोडक्ट की मात्रा भी बढ़ रही है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगी। अब उसके बाद स्टूडेंट एक ऐसा समय आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, आगे जाने वाले की रेट और पीछे जाने वाले की रेट क्या हो गई? बराबर हो जाती है। हम बोलते हैं वो समय आ गया इक्विलिब्रियम का। किसका आ गया? इक्विलिब्रियम का। क्लियर बात की नहीं? तो मैं इसके लिए लिख देता हूं यहां पर, इनिशियली ओनली reactant is present in the reaction, only reactant is present in the reaction, and so the rate of forward reaction will be maximum। जब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है तो किसकी रेट ज्यादा होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। क्लियर है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। ठीक है? एज द टाइम प्रोसीड्स, एज द टाइम प्रोसीड्स, the product starts forming that is the concentration of product also increases and the concentration of reactant start decreasing, that is the concentration of product को students में लिख रहा हूं PDT, product starts increasing and the concentration of reactant starts decreasing या decreases। ठीक है? तो हमारे पास जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी तो क्या हो गया? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली गई। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आरबी लिख रहा हूं या आप पूरा लिख लीजिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन also increases and a time is and after some time rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, At this time we say that equilibrium is achieved। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो गई तो हम क्या बोलते हैं? इस समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड
at this time, and at this time equilibrium is achieved, and at this time the equilibrium is अचीव्ड. क्लियर है? सो दिस इज द इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन. अब स्टूडेंट इसका ग्राफ समझते हैं. पहले आप मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए. पहले पॉज करके देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ समझते हैं. मैं इसका ग्राफ यहां पर बना रहा हूं. तो ये यहां पर मैं लिख रहा हूं ROR. ये हमारे पास हो गया ROR, दैट इज रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है? और ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस पर टाइम. देखो स्टूडेंट, इनिशियली हम बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मैक्सिमम. शुरुआत में हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी. क्यों? हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहां पर मैंने बोला इनिशियली यही ज्यादा होगी. और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी उस समय? बिल्कुल जीरो होगी. क्यों? क्योंकि शुरुआत जब अगर रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है तो उस समय तो हमारा प्रोडक्ट बना नहीं है, तो वो पीछे आ नहीं सकता. तो इनिशियली जब टाइम बिल्कुल जीरो है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. क्लियर है बात की नहीं है? और हमने बोला एक समय के बाद वो क्या हो गया, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ गया तो उस समय हमने बोला इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश. तो ये किसकी लाइन हो गई हमारे पास? इक्विलिब्रियम की लाइन हो गई. किसकी लाइन हो गई स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम की. तो हमने बोला स्टूडेंट्स इस समय पर हमारे को इक्विलिब्रियम मिल गया. इस इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड एट दिस पॉइंट. क्लियर है बात की नहीं? तो ये हमारा ग्राफ हो गया, जहां पर इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या थी? ज्यादा थी. जैसे जैसे टाइम घटते गया तो बढ़ते गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटती चली गई, और टाइम के बढ़ने के साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती चली गई. और एक ऐसा समय आया कि वहां पर उसके बाद रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो गई? बराबर हो गई. क्लियर है बात की नहीं है? और हमने उस टाइम को क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम बोल दिया. क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम बोल दिया. अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के अंदर अगर हम मानो कैटलिस्ट डाल दे, क्या डाल दे? कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट होता क्या है? तो स्टूडेंट कैटलिस्ट इज बेसिकली एक ऐसी चीज जो रिएक्शन की क्या करती है? स्पीड को ऑल्टर करती है और खुद में कोई चेंज आए बगैर. क्या स्पीड को या अब किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर उसका कम ज्यादा कर दे या स्पीड कम ज्यादा कर दे, पर खुद में कोई चेंज नहीं लेके आती. तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग द चेंज इन इटसेल्फ. खुद के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आता. अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग द चेंज इन इटसेल्फ. खुद में कोई चेंज नहीं लेके आता. तो देखो स्टूडेंट, मतलब ये क्या करता है? स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर देता है. अगर स्टूडेंट में इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दूं तो देखो कैटलिस्ट, मैंने इसके अंदर कैटलिस्ट डाला और ये हमारा इक्विलिब्रियम इतने समय पर ही अब एस्टेब्लिश हो गया. क्या? इतने समय पर ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. मैंने इसका नाम दे दिया स्टूडेंट T1. क्या नाम दे दिया? T1. अब ऐसे ही स्टूडेंट्स हम अगर इनहिबिटर डाल दें, इसको कोई लोग नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं और पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन का टाइम कम कर दे. और जो रिएक्शन का टाइम बढ़ा दे उसको कुछ लोग नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और इसका नाम इनहिबिटर भी होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? घटा देता है. अगर स्टूडेंट खुद सोचो रिएक्शन की स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा. और यहां पर क्या हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या करा? रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया. अब तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर नेगेटिव कैटलिस्ट होता या इनहिबिटर होता तो वो क्या कर देते? रिएक्शन की स्पीड को घटा देते और टाइम बढ़ा देते. तो देखो हमारे पास इस टाइम पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ. मैंने इसको बोल दिया T2. क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इसको मैं नाम दे रहा हूं इनहिबिटर.
इनहिबिटर, या आप इसको नेगेटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है? और ये क्या हो गया हमारे पास कैटलिस्ट, इसको आप पॉजिटिव कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। कुछ लोग रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने वाले को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और घटाने वाले को बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, और कुछ बुक्स के अंदर इसके अंदर कैटलिस्ट एंड इनहिबिटर भी लिखा है, तो दोनों बात सही है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूं इसकी। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा क्या? तो देखने से कोई भी बच्चा बोलता है कि हाँ कैटलिस्ट ने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, पर ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट हैज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम की लाइन तो पहले भी वो थी, कैटलिस्ट आने के बाद भी वही है, और कैटलिस्ट के बिना भी वही थी। क्लियर है बात की नहीं है? बस कैटलिस्ट ने क्या काम करा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का समय कम या ज्यादा कर दिया, पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करा। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा कैटलिस्ट has not disturbed the equilibrium. Catalyst has not disturbed the equilibrium. It has only altered the time या स्पीड, आप दोनों बोल सकते हैं, टाइम या स्पीड ऑफ इक्विलिब्रियम। इसने सिर्फ टाइम या स्पीड को अफेक्ट करा है, पर इक्विलिब्रियम की लाइन को इसने अफेक्ट नहीं करा। सो कैटलिस्ट हैज नॉट अफेक्टेड द इक्विलिब्रियम। तो ये इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाता है, किसका? इक्विलिब्रियम इन दी केमिकल रिएक्शन का। तो आप इस ग्राफ को और ये पॉइंट्स को कॉपी कीजिए। स्टूडेंट्स यहां पर इधर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहां पर इस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF इक्वल्स टू RB। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम द फर्स्ट characteristic is at equilibrium the rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। और ये हमने अभी जस्ट ROR वाला जो ग्राफ, ROR वर्सेस टाइम का जो ग्राफ देखा था, उसमें देखा था कि इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। क्लियर है बात की नहीं है? स्टूडेंट्स द सेकंड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम के समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। यहां पे लिख लीजिएगा आगे, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। मतलब अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके बाद जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी हमारे पास कांस्टेंट। अच्छा, इसमें कभी कभार अगर आपके पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभार इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये पूछ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल एट इक्विलिब्रियम, ये बोल देते हैं। तो स्टूडेंट वो वाला जो कंडीशन है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हम बात करते हैं बिकम्स कांस्टेंट, ये बात तो हमेशा बिल्कुल सही रहेगी। इसको समझते हैं। मैं इसका यहां पर 3 ग्राफ बना रहा हूं, उससे मैं आपको इसको समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने रिएक्शन ली इनिशियली 3 रिएक्शन, ए से बी चले गया, ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। अगर इनिशियली स्टूडेंट जब हमारे पास टाइम 0 था, मतलब अभी हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो उस समय ए कितना होगा? 10 मैंने ले लिया, 10 ले लिया, तो बी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि बी तो अभी बना हुआ ही नहीं है, बी बनना स्टार्ट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं करी है। क्लियर है? अब स्टूडेंट एट टाइम, मैंने बोला टाइम T1 हो गया, तो इसके मानो 2 मोल खत्म हो गए, ये 10 मोल है, 10 मोल और ये 0 मोल, ठीक है ना। अब आफ्टर सम टाइम, मैंने बोला T1 टाइम के बाद ये रह गए 8, तो अगर ये स्टूडेंट 8 रह गए तो ये कितने बने होंगे? 2 बने होंगे। क्यों? क्योंकि इसके 2 खत्म हो चुके हैं, तो ये कितने बने होंगे? 2 बन गए होंगे, ठीक है। अब मैंने बोला आफ्टर सम टाइम T2, कितनी समय के बाद? T2 समय के बाद ये हो गए हमारे पास 6 और ये हो गए हमारे पास 4, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास T3 टाइम के बाद
ये कितने हो गए, ये अभी भी हमारे पास 6 और 4 आ गया, तो और उसके बाद T4 बोल दो तो अभी भी आपके पास 6 और 4 ही है। इसका क्या मतलब रहा होगा कि रिएक्शन ने T2 समय पर ही इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। रिएक्शन ने क्या करा है, T2 समय पर इक्विलिब्रियम को क्या कर लिया है, अटेन कर चुकी है। तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम यहां पर आ चुका है। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो है हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। आप यहां पर मोल ना लिख के यहां पर इसको अगर मोलर मोलैरिटी की फॉर्म में डिनोट करें तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने यहां पर मोल से डिनोट करा है और वॉल्यूम मैंने बोल दिया 1 लीटर है, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो आप जानते हैं भाई कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी भी 10 ही होगी। क्लियर है बात की नहीं है। तो हमारे को स्टूडेंट पता लग गया कि भाई इस पॉइंट के बाद वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो चुका है। मतलब यहां पर क्या हो गई, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है। तो ये लाइन बोलती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट हो चुका है एट इक्विलिब्रियम। क्लियर बात की नहीं है। ऐसे ही स्टूडेंट एक और केस देखते हैं हम। मैंने सेम रिएक्शन ली, ए से बी बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जब टाइम 0 था, अभी इसके 10 ही मोल हैं, इसके 0। मैंने बोला आफ्टर सम टाइम T1 समय के बाद ये कितने हो गए, ये हो गए भाई 8, ये हो गए 2। T2 समय के बाद ये हो गए 6, ये हो गए 4, ठीक है ना। अब ऐसे ही T3 समय के बाद हमने बोला ये हो गए भाई 5 और ये भी हो गए कितने 5। T4 के बाद ये 5 और ये 5, मतलब इसने इसी के बाद T3 के बाद वापस हमारे पास 5 वाला ही टर्म आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम कौन से समय पर अटेन हो चुका है स्टूडेंट, इस समय पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा रिएक्शन के अंदर। क्लियर है बात की नहीं है। मैंने बोला इस समय पर क्या हुआ, रिएक्शन क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुकी है एट T3। क्लियर है। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल है हमारे पास, वापस से रिएक्शन में ए से बी बनाया एट टाइम 0। इनिशियली हमारे पास 10 मोल थे, इसके 0 मोल। एट सम टाइम T1 ये हो गया 8, ये हो गया 2। फिर T2 पर ये हो गया 6, ये हो गया 4। ऐसे ही T3 पर फिर ये हो गया 4, अब ये हो गया 6। T4 पर ये हो गया 4 और ये हो गया 6। मतलब रिएक्शन ने किस समय पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होगा, T3 पर ही। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। तो इस समय क्या आ गया है हमारे पास, इक्विलिब्रियम। अब मैंने स्टूडेंट 3 केस लिए। एक बार इक्विलिब्रियम क्या हो गया, 6-4 पर आया है, जिसके 6 हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और 4 प्रोडक्ट की। एक बार हमारे पास 5-5 पर आया है और एक बार हमारे पास 6-4-6 पर आया है। देखो इसके बाद जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब इस पॉइंट पर हम मान रहे हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही होता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इन सबके लिए एक ग्राफ बना रहा हूं। अब देखो ये ग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट्स टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का। क्लियर है। तो हम 3 ग्राफ देख लेते हैं भाई, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के। टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, और एक और ग्राफ देख लेते हैं भाई, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। अब देखो इनिशियल यहां पर हम देख लेते हैं भाई, यहां पे लिख रहा हूं मैं 0, यहां पे लिखा 2, 4, 6, 8, यहां पे लिख दिया 10। ऐसे ही यहां पर ये भी 0, 2, 4, 6, 8, 10। 0, 2, 4, 6, 8 और 10। क्लियर। और यहाँ पर हमने बोल दिया टाइम, इसको T1, T2, T3, T4, T5। ये T1, T2, T3, T4 और यहाँ पर भी ये भी T5। और ये टाइम हमने ले लिया T1, T2, T3, T4 और ये हो गया T5। ठीक है।
तो हमने ये ले लिया। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट केस के अंदर, केस 1 के अंदर देखो हमारे पास ए की क्या मात्रा है भाई, 10 मोल है। ए की क्या मात्रा है, 10 मोल है इनिशियली। और बी कितने हैं हमारे पास, 0। बी है हमारे पास 0। स्टूडेंट्स T1 टाइम पर ए कितना हो गया हमारे पास, 8, और बी कितना हो गया हमारे पास, 2। मैंने यहां पर पॉइंट से डिनोट कर दिया इनको। देखो T2 टाइम पर ए कितना हो गया, ए हो गया हमारे पास 6, और T2 टाइम पर हमारे पास बी कितना हो गया, देखो 4। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 4। अब इसके बाद T3 टाइम पर वापस से ये 6 और ये 4, T4 टाइम पर ये 6 और ये 4, मतलब ये तो यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। स्टूडेंट्स अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा। हमने क्या बोला भाई, T2 टाइम के बाद, देखो T2 टाइम के बाद ये क्या हो गया, ग्राफ कैसा हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका ये ग्राफ समझ आया कि नहीं आया, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास केस 1 के लिए, जब हमारे पास 6-4 पर ही इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। नेक्स्ट ग्राफ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास इनिशियली ए है कितने, 10 मोल है, और बी कितने है हमारे पास, इनिशियली 0 मोल है। तो जैसे ही T1 टाइम आया तो ए कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8, और ऐसे ही बी कितना हो गया हमारे पास, 2। T2 टाइम पर ये हो गया हमारे पास 6, और ये हो गया हमारे पास 4। अब T3 टाइम पर इन्होंने बोला है 5, तो मैंने 5 इसको बीच में यहां पर ले लेते हैं, इधर कहीं पर। और उसके बाद T4 पर भी ये 5, और T5 पर भी यह 5 ही दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हम ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और ये कुछ ऐसा आया, ठीक है ना। और हमने बोला भाई T3 टाइम पर यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, इस टाइम पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया यहां पर, ठीक है। द नेक्स्ट ग्राफ विल बी स्टूडेंट्स किसका, 4 और 6 का। तो 4 और 6 के बीच में देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये 10 है और इनिशियली, और ये कितना है, 0 है। आफ्टर सम टाइम ये हो गया हमारे पास 8, और ये हो गया हमारे पास 2, फिर उसके बाद ये हो गया 6, और ये हो गया 4। अब देखो स्टूडेंट, यहां तक पहले आप ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है ना, यहां तक ग्राफ बना लिया। अब देखो स्टूडेंट, मेरे को क्या बोला है, अगले T3 पॉइंट पर जो हमारा A है वो क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब T3 पर A तो हो गया 4, और T3 पर B हो गया 6। मतलब ये ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बन रहा होगा। और उसके बाद ये क्या हो गया, कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये ग्राफ कैसे हो गया स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो गया एट T3। तो इसके बाद हमने बोला ये कांस्टेंट हो गया। इसके बाद यहां पर इसको स्ट्रेट लाइन शो कर देना आप, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और एक दूसरे को काटता हुआ भी हो सकता है। कैसा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पर जब जो रेट की बात करें, हमने जो रेट का ग्राफ पढ़ा था, रेट वर्सेस टाइम का, मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं छोटा सा, किसका, रेट वर्सेस टाइम का। ये हमने ROR यहां पर लिख देते हैं, ROR, और यहां पर T। तो रेट वर्सेस टाइम का हमने ग्राफ देखा था कुछ ऐसा। तो याद रखना स्टूडेंट, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो ये फिक्स ही रहेगा, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है। पर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो ये ऐसा ही रहेगा, ये बात फिक्स्ड है। ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता रेट वर्सेस टाइम के लिए। जबकि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए ये तीनों ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, दोनों का इक्वल भी पॉसिबल है, और एक दूसरे को काटता हुआ भी पॉसिबल है। क्लियर बात की नहीं है। सो
ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। हमको यहां पर क्या पता लगा कि भाई कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने के बाद हो जाती है कांस्टेंट। अब देखो मैंने अभी आपको इससे पहले ये भी बताया था कि कभी कभार स्टेटमेंट में क्वेश्चन बोल देता है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बिकम्स इक्वल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कांस्टेंट, तो वो कुछ बच्चे सही कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट वो सही हो भी सकता है, देखो यहां पर कंसंट्रेशन इक्वल हो चुकी है पर यहां पर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, यहां पर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम फिक्स्ड नहीं बोल सकते, पर किस चीज को आप फिक्स कर सकते हो, ये बात ये है कि कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर कोई ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ना कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बिकम्स कांस्टेंट, तो वो सही ऑप्शन है। और अगर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बिकम्स इक्वल, तो वो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कंडीशंस क्या दे रखी हैं। क्लियर है बात की नहीं है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। कैसे नेचर का होगा? अच्छा ये यहां पर आप इस पॉइंट के लिए ही ये तीनों ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना। So equilibrium is dynamic in nature, that is reaction although appears to be stopped but actually takes place in both direction। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन से जो इक्विलिब्रियम आता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। हमको ऐसा लगता है कि रिएक्शन बंद हो चुकी है पर रिएक्शन असल में बंद नहीं हुई है, वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। और वो कैसे चल रही है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। क्लियर है बात की नहीं? तो वो कैसे नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? डायनेमिक नेचर का। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन बोथ डायरेक्शन इफ वी स्टार्ट विद रिएक्टेंट, आइदर वी स्टार्ट विद रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, हम भले से रिएक्टेंट की तरफ से स्टार्ट करें या प्रोडक्ट की तरफ से स्टार्ट करें। देखो एग्जांपल लिया है H2 प्लस I2 से बन गया 2HI, H2 प्लस I2 से क्या बन गया? देखो स्टूडेंट्स 2HI, और यहां पर 2HI से बन गया H2 प्लस I2, क्या बन गया? H2 प्लस I2। तो रिएक्शन में ऐसे केस में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है एंड ऐसे केस के अंदर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम समझ चुके थे, इसके अंदर देखा था भाई कैटलिस्ट आने के बाद बस टाइम कम ज्यादा कर रहा था पर इक्विलिब्रियम की लाइन को अफेक्ट नहीं करा। इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम रैपिडली, ठीक है। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम। इक्विलिब्रियम पर ये सारी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। लास्ट पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड is equals to the number of moles of substance disappear per second in the backward direction। तो यही जितना एक सेकंड या इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं उसी सेम टाइम फ्रेम में उतना ही मोल प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन जाता है और हम बोलते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। क्या हो चुका है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम की और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये ग्राफ भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ग्राफ्स के ऊपर भी ये कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जब तक आप इसको कॉपी कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट करेक्ट। आपको इन चारों ग्राफ में से यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखिए स्टूडेंट, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ऐसा कर्व बिल्कुल हो सकता है, हमने अभी जस्ट देखा था इस तरीके का कर्व कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का आ सकता है। नेक्स्ट इज ऐसा कर्व भी हम देख चुके हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर अगला पॉइंट क्या दे रखा है? ऐसा कर्व दे रखा है पर यहां पर लिख दिया ROR वर्सेस टाइम। अगर आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि ये ROR है कंसंट्रेशन नहीं है तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, अगर आप ये ध्यान नहीं देते यहां पर तो। क्लियर है? अब यहां पर स्टूडेंट क्या बोला है? ROR वर्सेस टाइम। ROR वर्सेस टाइम के अंदर ऐसा ग्राफ हमारे को देखने को नहीं मिलता, तो यही हमारा इनकरेक्ट कर्व है। अगर आप इसको आप कंसंट्रेशन मान के सॉल्व कर देते तो आंसर आप टिक करते फोर्थ, पर वो बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ किसका है? ROR का है। क्लियर है? तो ROR का ग्राफ तो हमारे को ऐसा ही मिलता है। ROR वर्सेस टाइम का हमारे को ग्राफ कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ नहीं आता। क्लियर है बात की नहीं है? तो इनकरेक्ट कर्व कौन सा है? दिस थर्ड वन इज द इनकरेक्ट कर्व। क्लियर है? ओके, थैंक यू।